हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र किस प्रकार होते हैं, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे शत्रु किस प्रकार हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि भाई उन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। खुली आंखों का मतलब ये नहीं है कि हम बंद करके देखेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें इसको देखने के लिए या तो आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ती है या सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। इन सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसके अलावा एक सूक्ष्म जीव और है विषाणु। ये भी सूक्ष्म होते हैं लेकिन ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हानिकारक होते हैं भाई, यानी सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को, पेड़ पौधों को, जंतुओं को बीमार करने का ही काम करते हैं। इसके बाद हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में, हम ये सारी की सारी चीज़ें देख चुके हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं। मित्रवत का मतलब होता है कि हमारे फ्रेंड होते हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये दही, ब्रेड और केक बनाने में सहायता करते हैं। फलों से अल्कोहल बनाई जाती है, अल्कोहल मतलब शराब भी बनाई जाती है, ठीक है। अब ये क्या है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की जो उर्वरकता होती है यानी जो उपजाऊपन होता है उसको भी बढ़ाते हैं भाई, ठीक है। अब जो क्या है, दूध में एक सूक्ष्म जीव होता है लैक्टोबैसिलस। मैंने बताया ना कि दूध को दही में बदल देते हैं, तो ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। अब इसके बाद देखो ये सारी चीज़ें हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि जो दूध से दही बनने की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको किण्वन या फर्मेंटेशन प्रक्रिया कहते हैं। चीनी से यानी जो गन्ने का जूस होता है उससे चीनी या अल्कोहल बनाना होता है, वो भी फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। एक साइंटिस्ट हुए हैं लुई पाश्चर, जिसने इसके बारे में बताया था। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो औषधि यानी दवाई बनाने में काम आते हैं। उनमें से एक फफूंद है पेंसिलिन। पेंसिलिन एक फफूंद है, ठीक है। साइंटिस्ट हुए हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने इस पेंसिलिन नाम की फफूंद की खोज की थी। और इससे बहुत सारी प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो दवाइयाँ लेते हैं ना, कुछ कैप्सूल लेते हैं, तो उसके बारे में। इससे आगे हम पढ़ चुके हैं कि कुछ जो दवाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे आज बुखार हो गया और हमने एक टीका लगवा लिया, कल हमें दोबारा से बुखार भी हो सकता है। लेकिन एक टीका है भाई वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती है ये हैजा, क्षय रोग, चेचक, हेपेटाइटिस आदि सारी बीमारियों के लिए लगाई जाती हैं। इस वैक्सीन और जो एक बुखार होने के ऊपर टीका लगता है उसमें क्या डिफरेंस है, तो अंतर ये है भाई, बुखार आज हो गया टीका लगवा लिया, बुखार कल भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने वैक्सीन लगवाई है, मान लीजिए हैजा है, हैजे के लिए हमने वैक्सीन लगवाई है, तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि 5 साल है, 7 साल है, उससे पहले हमें हैजा नहीं होगा, ठीक है। चेचक है, चेचक के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। अगर एक बार बच्चे को चेचक के लिए वैक्सीन लगवा लें तो फिर उसे पूरी लाइफ में कभी भी क्या नहीं होगा भाई, चेचक नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया भी है कि वैक्सीन के टाइम क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ मृत या निष्क्रिय जीवाणुओं को हमारे शरीर में छोड़ा जाता है, जिससे हमारा जो शरीर होता है वो उस बीमारी से लड़ना क्या कर लेता है भाई, सीख लेता है। और जब वास्तव में ऐसे जीवाणु हमें बीमार करने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो हमारा शरीर उनसे लड़ेगा और उन्हें ख़त्म कर देगा और हम बीमार नहीं पड़ेंगे। ये साइंटिस्ट हुए हैं एडवर्ड जर्नर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी, यानी वैक्सीन बनाया था भाई इन्होंने। एक वैक्सीन वो भी है पल्स पोलियो। पोलियो जो 0 से 5 साल के बच्चों को पिलाया जाते हैं, 0 यानी जो अभी पैदा हुए हैं उन बच्चों को भी पिला देते हैं। ये मुंह से यानी ओरल वैक्सीन है, मुंह से दी जाने वाली दवाई है भाई। मिट्टी की उर्वरकता, तो मिट्टी की उर्वरकता कुछ जीवाणु होते हैं जिनमें नीले हरे शैवाल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन को क्या करेंगे, नाइट्रेट में बदलेंगे और ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देंगे।
तो उस टाइम हमें जो यूरिया हम खेतों में खाद डालते हैं वो खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर है हानिकारक सूक्ष्म जीवों पर। इससे ऊपर के जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे लिए लाभदायक हैं वो हम फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे कि जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं यानी जो सूक्ष्म जीव वो हमें हानि किस प्रकार पहुंचाते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उनको रोगाणु या रोगजनक बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करेंगे भाई, भोजन को, कपड़े को, चमड़े से बनी हुई वस्तुओं को खराब कर देते हैं। ठीक है, अब खराब करेंगे तो हानिकारक हो गए ना, हमारे शत्रु होंगे। अब क्या है, सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं भाई, मनुष्य को कैसे बीमार करते हैं। तो देखो, मान लीजिए एक मनुष्य है, उसमें क्या है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। अब वो उसके शरीर में श्वास द्वारा, जल द्वारा या कोई पेय पदार्थ उसने पिया है या भोजन द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अब अगर किसी मनुष्य के शरीर में जीवाणु चला जाता है, हानिकारक जीवाणु या वायरस चला जाता है, तो उस व्यक्ति को हम बोलते हैं संक्रमित व्यक्ति, यानी बीमार हो गया, वो संक्रमित है। ठीक है, और ऐसे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर कोई जंतु आ जाए, ठीक है, या कोई स्वस्थ व्यक्ति आ जाए तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। तो उस रोग को हम संचरणीय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संचरणीय, यानी एक संक्रमित व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में जब बीमारी चली जाती है, उसके लिए वो हवा भी हो सकती है, जल, भोजन या कायिक स्पर्श। कायिक संपर्क का मतलब होता है भाई, यानी हाथ को छूने से या मतलब भाई पैर को छूने से या उसके कपड़ों को छूने से क्या हो गया है, वो बीमारी उसको लग गई है। तो ऐसे रोगों को क्या बोलते हैं, संचरणीय रोग। यानी एक बीमार आदमी से एक स्वस्थ व्यक्ति में अगर बीमारी चली जाती है तो ऐसे रोगों को संचरणीय रोग बोलते हैं, यानी फैलने वाले। जैसे हैजा है भाई, सामान्य सर्दी जुकाम है, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी रोग भी बोला जाता है। ये क्या होता है, टीबी। ठीक है, अब देखो, सर्दी जुकाम एक छोटा सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है एक, कि सर्दी जुकाम जब आदमी को होता है तो उसे क्या आती है भाई, छींक आती हैं। और छींक के साथ छोटी छोटी जो पानी की बूंदें होती हैं हमारे मुंह से बाहर निकलती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, वायरस, यानी जो सर्दी जुकाम है वो विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, तो उसके साथ जब वो छींकेगा तो कुछ सूक्ष्म बूंदें बाहर आएंगी और वो जो स्वस्थ व्यक्ति उसके पास खड़ा है या उसके हाथ पे लग जाएंगी। ठीक है, और वो स्वस्थ व्यक्ति को छुएगा तो क्या हो जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा भाई, जुकाम हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी, उसे खांसी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे रोगों को कौन सा रोग बोला जाता है भाई, संचरणीय रोग। ठीक है, ये संचरणीय रोग होते हैं। कुछ कीट और जंतु भी ऐसे होते हैं भाई जो रोगों को फैलाने का काम करते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, रोगवाहक, यानी जो रोगों को फैलाने का काम करेंगे, ऐसे जीवों को हम बोलेंगे रोगवाहक। जैसे एक उदाहरण के लिए घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। घरेलू मक्खी अभी कूड़े पे बैठी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, जंतु का अपशिष्ट है, वहाँ पे बैठी हैं और उसके शरीर पे क्या हो जाएंगे, रोगाणु चिपक जाएंगे, पंखों पे चिपक जाएंगे, पैरों पे चिपक जाएंगे। उसके बाद मक्खी क्या करेगी, बिना ढके हुए भोजन पर जाकर बैठ जाएगी। ठीक है, अब बिना ढके भोजन है उसके ऊपर मक्खी बैठ गई तो क्या करेगी, जो गंदगी उसके पैरों पे चिपकी हुई थी वो खाने पे छोड़ देगी। अब उसको व्यक्ति, अगर उस खाने को कोई व्यक्ति खाएगा तो क्या कर जाएगा, बीमार पड़ेगा। तो इसलिए सलाह दी जाती है कि भोजन को हमेशा क्या करना चाहिए भाई, ढक के खाना चाहिए, यानी जो ढका हुआ खाना होता है वही हमें खाना चाहिए। उसके बाद है एक मादा एनाफ्लीज। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो मच्छर होते हैं उनके काटने से हमें मलेरिया, ठीक है, डेंगू, ये बुखार हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक स्पेशल नाम लिखा हुआ है मादा एनाफ्लीज, मादा, ठीक है, नर नहीं लिखा हुआ। जो नर मच्छर होता है ना वो कभी भी मनुष्य को नहीं काटता। नर मच्छर होते हैं वो फूलों से रस लेते हैं, लेकिन मादा को क्या होते हैं, अंडे देने होते हैं, और मादा जब अंडे देती है तो उसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जब पोषक तत्व, तो मनुष्य के खून में बहुत पोषक तत्व होते हैं, इसलिए मादा क्या करती है भाई, मनुष्य का रक्त लेती है। तो ये जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है ना, अब मलेरिया है तो ये नहीं है कि दिन में हमें 4 बार मच्छर काट गया तो 4 बार मलेरिया हो जाएगा, नहीं। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर हो और उस मच्छर के अंदर
परजीवी का मतलब होता है बेटा जो दूसरों से अपने पोषक तत्व लेता है। तो मादा एनाफिलीज के शरीर में एक परजीवी होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। यानी क्वेश्चन ये बनेगा किस मच्छर के काटने से मलेरिया, तो मादा एनाफिलीज, और किस परजीवी के कारण, तो प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक परजीवी होता है जो मादा एनाफिलीज के शरीर में होता है, और इस वजह से हमें क्या होगा, मलेरिया। अब एक और है मादा मच्छर एडिस। ये जो मादा मच्छर होता है एडिस, इसके काटने से हमें क्या हो जाएगा, डेंगू। ठीक है भाई, ये वायरस से होने वाला रोग है, और आपको पता है डेंगू एडिस मादा मच्छर के काटने से होता है, और जो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज के काटने से होगा। अब अगर इतने मच्छर हैं और मच्छरों की वजह से हमें मलेरिया और डेंगू हो रहा है, तो उन्हें कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो मच्छर होते हैं वो जल में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जल के ऊपर मच्छर बैठेंगे और वहाँ पे अंडे देते हैं, अंडे मतलब लार्वा छोड़ते हैं, और वो लार्वा थोड़े से टाइम के बाद क्या हो जाएगा, नए मच्छर पैदा हो जाएंगे वहाँ पे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को कहीं रुकने नहीं देना चाहिए। अगर पानी रुक गया तो क्या करें, उसे खाली करना चाहिए। जैसे कूलर है, टायर है, फूलदानों को हमें पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, उन्हें साफ़ करते रहना है। अगर मान लीजिए कहीं पानी भरा हुआ है, रुका हुआ है, और उसे हम साफ़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल, डीजल या मिट्टी का तेल डाल देंगे, केरोसिन ऑयल। इससे क्या होता है, जो लार्वा है मच्छर का वो पानी के अंदर डूब जाएगा। ठीक है, और जो नए मच्छर पैदा होने वाले हैं वो पैदा नहीं होंगे। क्लियर है भाई इतना? तो हमें क्या करना है, मच्छरों को पैदा होने से रोकना है। अब ये कुछ एक सारणी दे रखी है कि मनुष्य में कुछ सामान्य बीमारियां हैं भाई, उनके बारे में बता रखा है। अब क्या है, सूक्ष्म जीव हैं भाई, क्षय रोग हैं। तो क्षय रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, क्षय रोग जो होता है, जो क्षय रोग है, हम आगे चलते हैं। क्षय रोग होता है वो जीवाणु की वजह से होता है। क्षय रोग को हम टीबी बोलते हैं भाई। ठीक है, जो टीबी होती है उसको तपेदिक भी बोला जाता है, कि जो तपेदिक है वो फेफड़ों का रोग है। ये मिल गया यहाँ पे, फेफड़ों का रोग है और ये वायु के द्वारा फैलता है। खसरा है, सारे शरीर पे लाल लाल दाने हो जाते हैं। ठीक है, ये वायरस से होने वाला रोग है, हवा में भी इसके वायरस घूमते हैं। चिकन पॉक्स है भाई, ठीक है, वायरस की वजह से होने वाला रोग है, सारे शरीर पर फुंसियाँ निकल आती हैं। ठीक है, पोलियो है, पोलियो भी वायरस जनित रोग है। ठीक है, 0 से 5 साल के बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, जो मुंह से दी जाने वाली दवाई होती है। हैजा है, हैजा जीवाणु से होने वाला, अगर हमने दूषित जल या दूषित भोजन, यानी मक्खी कहीं पे गंदगी पे बैठी फिर भोजन पे आके बैठ जाती है, तो हमें हैजा हो जाएगा। ठीक है, गंदगी की वजह से। टाइफाइड है, टाइफाइड भी किससे होने वाला है, जीवाणु से होने वाला रोग है भाई। हेपेटाइटिस ए है, वायरस से होने वाला रोग है। मलेरिया है, प्रोटोजोआ, अभी बताया था कि मादा जो एनाफिलीज होती हैं उसके काटने से हमें कौन सा रोग हो जाता है भाई, मलेरिया। और उसके शरीर में एक परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, वो अगर होता है तो हमें क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। अब है भाई कुछ जो रोग होते हैं वो सिर्फ मनुष्य में नहीं, जंतुओं में भी होते हैं, उन्हें भी बीमार कर देते हैं, पौधों में भी रोग लग जाते हैं। तो एक जंतुओं का रोग है, ये रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट हुए हैं। ठीक है, इन्होंने एक जीवाणु के बारे में बताया कि जो बेसिलस एंथ्रेसिस नाम का एक जीवाणु है। ठीक है, जो एंथ्रेक्स रोग पैदा कर देता है, जो मनुष्यों में भी और मवेशियों में भी। ये मवेशी वर्ड होता है, जैसे बहुत सारी बकरियां हैं भाई, ठीक है, या गाय हैं, गायों का झुंड जो होता है, उनको चराने वाले जो होते हैं, ठीक है, तो जो मवेशी बोला जाता है उनको, तो उनमें एक भयंकर रोग हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रेक्स। ये जीवाणु से होने वाला, क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंथ्रेक्स रोग किससे होता है, तो जीवाणु से होता है भाई। एक और रोग है जो वायरस से फैलने वाला होता है, जैसे गाय भैंस होती हैं, उनके खुर होते हैं भाई, पैर, ठीक है, और मुंह, यानी जो गाय होती हैं या जो पशु होते हैं उनके पैरों में और जो मुंह होता है उनके अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। जो वो तरल चीज़ों को भी अंदर लेते हैं तो भी उन्हें बहुत सारा दर्द होता है। तो कई बार तो ऐसे ही क्या हो जाता है, ये जानवर की मृत्यु हो जाती है ना खाने पीने की वजह से। ठीक है भाई। अब है पौधों में होने वाले सूक्ष्म जो जीव होते हैं वो रोग पैदा कर देते हैं। तो अनेक
सूक्ष्म जीव हैं भाई जो गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, सेब, संतरा में आदि पौधों में क्या कर देते हैं, रोग पैदा कर देते हैं। और इन रोगों की वजह से फसल की जो उपज होती है वो भी क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। तो अब सूक्ष्म जीवों अगर कम फसल की उपज को कम करेंगे तो उन्हें नियंत्रित भी करना पड़ेगा, और उसके लिए हम कुछ रसायनों का उनके ऊपर उपयोग करते हैं, यानी उन पे दवाइयाँ डालते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो जैसे नींबू में दे रखा है, नींबू में एक जीवाणु से रोग हो जाता है, ठीक है, कैंकर जिसको बोला गया है। गेहूं की रस्ट है जो कवक की वजह से होता है, जो गेहूं में बालियां होती हैं जिसमें गेहूं के दाने बनते हैं, वो उसके ऊपर काले रंग की फफूंद लग जाती है। भिंडी की पीत है जो वायरस की वजह से होने वाला रोग है। तो ये आप कुछ रोग हैं, इनको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें और याद कर लें। इसके बाद है जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, अब पशुओं को बीमार कर देते हैं, मनुष्य को बीमार कर देते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, खाना है, रात का खाना रखा हुआ है तो उसमें क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और खाने को ख़राब कर देंगे। तो क्या है भाई, जैसे मान लीजिए इसको बोला गया है फूड पॉइजनिंग। खाने को जब ख़राब कर देते हैं सूक्ष्म जीव तो उससे खाने से क्या हो जाता है, उसमें विष पैदा हो जाता है, वो खाना जहरीला हो जाता है एक प्रकार से, इसलिए इसको फूड पॉइजनिंग बोला गया है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन खाने से क्या हो जाती है, खाद्य विषाक्तन हो जाता है भाई। हमारे भोजन में क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं और उसमें एक विषैला पदार्थ बनाते हैं, और इस भोजन को खाने से क्या क्या हो जाते हैं, कई बार तो हमें उल्टियाँ लग जाती हैं, या फिर कई बार क्या हो जाता है, मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, आपको देखो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, या तो उनकी वृद्धि को रोकना है, ठीक है, या निष्क्रिय करना है, तो या तो हमें उन्हें एकदम से कम ताप पर रखना पड़ेगा, यानी हम उसको फ्रीज में रख सकते हैं, या फिर हमें उन्हें एकदम से ज़्यादा ताप पर रखना पड़ेगा, यानी उस खाने को अच्छा गर्म करेंगे, या दूध है, दूध को उबालेंगे, तो हम सूक्ष्म जीवों को उस ताप पर क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए निष्क्रिय कर सकते हैं। खाद्य परिरक्षण है। खाद्य परिरक्षण क्या होता है, खाद्य परिरक्षण का मतलब होता है रक्षा, मतलब सुरक्षा करना, ठीक है, चीज़ों को खराब होने से बचाना। तो जैसे कि खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, कि हमारा जो पहला पार्ट है उसमें है फसल प्रबंधन, ठीक है, भंडारण। तो इसमें क्या होगा कि जैसे बहुत सारी मात्रा में हमें अनाज को स्टोर करना है तो हम नीम के पत्ते डाल देते हैं, तो वो तो हम कर लेंगे, लेकिन हमें अगर पका हुआ खाना, हमने खाना बनाया हो और उसको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सूक्ष्म जीव बहुत जल्दी वृद्धि करते हैं। अगर खुला और नम स्थान होता है ना, तो वहाँ पर सूक्ष्म जीव बहुत जल्दी वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। तो और भोजन क्या हो जाएगा, संदूषित होना शुरू हो जाता है, उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, रंग रूप में भी क्या आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। तो ये जो भोजन का संदूषण है ना, ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में वस्तु का स्वाद, ठीक है, और जो गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, खाना सड़ जाता है भाई। रासायनिक उपयोग हैं, ठीक है, यानी खाना जो हमने परिरक्षक हैं, खाना जो संदूषित हो जाता है उसको बचाना है। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को क्या करना है भाई, हमें रोकना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, नमक या खाद्य अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अचार होता है, अचार में हम या तो तेल की ज़्यादा मात्रा यूज़ करते हैं, ठीक है, नमक की मात्रा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि पर क्या है, एक तरीके से रोक लग जाती है। और इसके लिए अगर हमें कुछ रासायनिक उपयोग करने हैं तो उसमें हमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज़ करते हैं। जो मार्केट से जैम बने हुए आते हैं उनमें यही केमिकल यूज़ किए जाते हैं, इसलिए वो लंबे लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होते। अगर हमें घर पर यूज़ करना है, घर पे किसी खाने की चीज़ को बचाना है, ठीक है, जैसे अचार है, मांस है, मछली है, तो उनके परिरक्षण के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम ज़्यादा नमक डालते हैं, ठीक है। तो जीवाणु क्या करेंगे, जीवाणु की वृद्धि के लिए अगर वृद्धि को रोकना है तो मांस और मछली को सूखे नमक से ढक देंगे। सूखे नमक से ढकने का क्या वो है भाई, तो सूखा नमक क्या करता है, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उसमें जो पानी की मात्रा होती है, नमी होती है, उसको थोड़ा सा कम कर देता है।
अगर हम चीज़ों की नमी की मात्रा को कम कर दें खाने की चीज़ों की, तो वो क्या हो जाएंगी, खराब होने का जो उनका टाइम होता है वो बढ़ जाता है, या वो ये कह दें कि वो खराब होने से बच जाती हैं। ठीक है, जैसे आंवला है, आंवले का मुरब्बा बनाना है तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें या चीनी का जो पानी होता है, चाशनी जिसको बोलते हैं, उसमें डुबो के रखते हैं। ठीक है, चीनी द्वारा परिरक्षण है, तो चीनी के लिए क्या करेंगे, हम यही बताया है कि मैंने जो पानी पदार्थों में जो नमी होती है ना, उसको कम कर देंगे, और नमी को कम करेंगे तो जीवाणु की जो वृद्धि होती है उसको क्या किया जा सकता है भाई, नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है तेल। तेल डाल सकते हैं, अचार जब बनाते हैं हम तो सिरके और विनेगर जिसको बोलते हैं, सिरके को विनेगर बोला जाता है, और तेल की मात्रा को बढ़ा देंगे तो इसमें जो जीवाणु होते हैं वो जीवित नहीं रह पाते, और हमारी जो फल सब्जियां मछली हैं वो एक लंबे टाइम तक ठीक रहती हैं। इसके बाद है गर्म एवं ठंडा करके। ये बात तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि उबालने से सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं भाई, नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद क्या होता है भाई, तो अगर वो नष्ट हो जाएंगे तो हमारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब होने से बच जाएंगी। अब क्या है, सूक्ष्म जीव कम ताप पर वृद्धि करते हैं, इसलिए उनको रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रखा जा सकता है। एक ये विधि है भाई पाश्चुरीकरण। क्या होता है, आपने देखा होगा थैली में जो पैकिंग वाले पैकेट्स आते हैं दूध के, उनमें क्या करते हैं, वो इसी प्रकार दूध डला होता है। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो वृद्धि नहीं कर पाते। उस दूध को क्या करेंगे, 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर एकदम से उसे ठंडा कर देंगे और उसको स्टोर कर देंगे। ऐसा करने से जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उनकी वृद्धि रुक जाती है और वो दूध खराब होने से बच जाता है। तो इस विधि की जिसने खोज की थी उस साइंटिस्ट का नाम है लुई पाश्चर भाई, और इस विधि का वो नाम बोलते हैं हम, जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण। क्या बोलते हैं, पाश्चुरीकरण। भंडारण एवं पैकिंग एक प्रोसेस और होती है। आजकल आपने देखा होगा चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, मेवे हैं, उनको क्या करेंगे, पैकेट में पैक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, उनमें से हवा निकाल दी जाती है। ठीक है, और जो चिप्स के पैकेट होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती हैं। वो क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि पर रोक लगा देती हैं, जिससे हमारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित हो जाती हैं, और सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो चीज़ें खराब नहीं होंगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये देखो, मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। ठीक है, जो लेग्यूम नाम के पौधे होते हैं, यानी दलहन वाले, जिन पे फलियां लगती हैं, जैसे चना है, मूंग का पौधा हो गया, इन पौधों की जड़ों में क्या होता है बेटा, कुछ गांठें होती हैं। ठीक है, सहजीवी पौधे बोला जाता है इनको, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, इन पौधों की जड़ों में ऐसे गांठों के रूप में वृद्धि करते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, जो जीवाणु होता है उसको रहने के लिए जगह देते हैं, और उसके बदले में जो राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है ना, वो क्या करेगा, वो नाइट्रोजन लेगा, वायुमंडल से क्या लेगा भाई, नाइट्रोजन, और नाइट्रेट में बदल देगा। ठीक है, नाइट्रेट में बदल देगा और क्या करेगा, पौधे को दे देगा। ठीक है, ये और पौधे को क्या मिल जाएगी, खाद के रूप में नाइट्रेट मिल जाएगी। तो दोनों सहजीवी हो गए ना। कभी कभी तड़ित विद्युत धारा द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जा सकता है, यानी कई बार जब तड़ित का मतलब होता है जो आसमान में जो बिजली चमकती है, वो भी क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, यानी जमीन के अंदर नाइट्रोजन को खाद के रूप में यानी नाइट्रेट के रूप में डाल देती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है हमारे वायुमंडल में वो 78 यानी 78% है। ठीक है, लेकिन वो तो उतनी ही रहती है। अगर पौधे उस नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर डालते हैं, तड़ित विद्युत के द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78 की 8 कैसे रहती है। तो उसको देखिए, उसके लिए क्या है, ये बना रखा है पूरा ग्राफ, जैसे वाटर साइकिल होती है, जल चक्र, ऐसे ही नाइट्रोजन चक्र है। ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन चक्र है। क्या होती हैं, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसे क्या करेंगे, जैसे बिजली गिरी आसमान में, जो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो रहा है, और वो कहाँ आ गया भाई, मिट्टी में आ गया। मिट्टी से क्या करेंगे, पौधे ले लेंगे उसे,
और पौधों को कौन खाएंगे भाई? जंतु खाएंगे। और जंतु क्या करेंगे? थोड़े से टाइम के बाद मर जाएंगे या उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, अपना वेस्ट जब बाहर निकालते हैं तो वो वापस नाइट्रोजन कहाँ चली जाती है भाई? ज़मीन के अंदर चली जाती है। यानी ऐसे नाइट्रोजन का क्या चलता रहता है? पूरा चक्कर चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन चक्कर। इसलिए हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी रहती है? 78 यानी 78% ही बनी रहती है। ठीक है भाई, आई होप आपको सब समझ आया होगा। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से समझें। अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।